आइए देखते हैं एमसीक्यू, जो बेसिक किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ये, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे इसको। और जो वैल्यू दी हुई है उन वैल्यू को याद रखना है, और यही वैल्यू जो है जो आपके पेपर में आई हुई है पहले से, ठीक है ना। हालांकि हमने इनमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, बस कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर से उठा के क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो है, इसमें आया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे ये वाला फर्स्ट नंबर पे। ये कह रहा है वायर मैश का उपयोग फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट की जांच के लिए किया जाता है। वायर मैश का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है पेरियोडिक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। पेरियोडिक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन का उपयोग फोकल स्पॉट एमए केवीपी की जांच के लिए किया जाता है। अब ये तीन चीजें हैं, समझ रहे हैं? फोकल स्पॉट, एमए और केवीपी। इसकी जांच के लिए क्या किया जा रहा है? हम ले रहे हैं 2 नंबर पे ये जो दिया है पेरियोडिक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। पेरियोडिक इक्विपमेंट कैलिब्रेशन का उपयोग फोकल स्पॉट, एमए, केवीपी की जांच के लिए किया जाता है। ग्रिड की खोज 3rd नंबर पे। ग्रिड की खोज डॉक्टर गुस्टैव बकी ने 1930 में की थी। 1913 में डॉक्टर गुस्टैव बकी ने ग्रिड की खोज की थी, ठीक है ना। ग्रिड में जो होती हैं 4 नंबर पे देखें आप, ग्रिड में लेड स्ट्रिप्स की मोटाई 0.05 mm की होती है। 0.05 mm की जो मोटाई होती है वो लेड स्ट्रिप्स की मोटाई होती है, जो कि ग्रिड में यूज की जाती है। ग्रिड का काम क्या होता है? स्कैटर्ड रेडिएशन को सोख लेना ग्रिड का काम होता है। इन्हीं लेड स्ट्रिप्स के कारण जो होती है लो एनर्जी की रेडिएशन सोख ली जाती हैं और हाई एनर्जी की रेडिएशन इमेज फॉर्मेशन में उपयोग में ली जाती हैं, ठीक है ना। तो लेड स्ट्रिप्स की मोटाई कितनी है? 0.05 mm की लेड स्ट्रिप्स की मोटाई है। सामान्यतः ग्रिड में 25 से 45 लाइन पर सेंटीमीटर। 5 नंबर पर एक क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर का। सामान्यतः ग्रिड में 25 से 45 लाइन पर सेंटीमीटर तथा 60 से 100 लाइन पर इंच में होती है, ठीक है ना। ये जो लाइन का रेशो है, यही लाइन का रेशो ग्रिड की क्वालिटी डिपेंड करता है। यही लाइन रेशो जो है ग्रिड क्वालिटी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो सामान्यतः जो है 25 से 45 लाइन, ठीक। तो लाइन बढ़ेगी तो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और रेडिएशन एब्जॉर्ब बढ़ेगा तो इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी। तो सामान्यतः ग्रिड जो होती है वो होती है 25 से 45 लाइन पर सेंटीमीटर तथा 60 से 100 लाइन पर इंच में होती है। 2 वैल्यू है, सेंटीमीटर इंच में वैल्यू है, ये देखना है। 6 नंबर पे ये है कि 80 to 90% रेडिएशन ग्रिड की लेड स्ट्रिप्स के द्वारा सोख ली जाती है। 80 से 90% रेडिएशन सोख ली, बाकी जो 20% के लगभग रेडिएशन है वह इमेज फॉर्मेशन में उपयोग में ली जा रही है, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड की ओर जाने में लगने वाला समय 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है, ठीक है। जब हमने एक्स-रे ट्यूब पढ़ाई थी, एक्स-रे ट्यूब में हमने कैथोड पढ़ा था। कैथोड में क्या हो रहा था? एक मोलिब्डेनम की कप है जिसमें फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट गर्म होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, एनोड से टकराते हैं और रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कैथोड से एनोड तक जाने में एक इलेक्ट्रॉन को जो समय लगता है, इलेक्ट्रॉन बमबारी होती है वहाँ पे, लेकिन हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कैथोड से एनोड की ओर जाने में एक इलेक्ट्रॉन को जो समय लगता है वो 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं 8 नंबर पे फिलामेंट एक मोलिब्डेनम कप के अंदर होता है। मोलिब्डेनम कप का फिलामेंट होता है, फिलामेंट टंगस्टन वायर है, लेकिन मोलिब्डेनम कप के अंदर होता है, ठीक है ना। 9 नंबर पे देखते हैं फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है जो कि 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर तथा 1 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, ठीक। तो फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है जो कि 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर तथा 1 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना है। फिर इसके बाद होता है 10 नंबर पे है ग्लास एनवलप एंड हाउसिंग। ग्लास एनवलप एंड हाउसिंग हमने एक्सरेटिव में पढ़ा था, जिसमें बोरोसिलिकेट ग्लास का एनवलप का बना होता है जो कि 10⁻⁻³ mm ऑफ Hg का होता है, ठीक है ना। ये इसका वैक्यूम होता है, ये वैक्यूम प्रेशर है
कितना होता है 10⁻³ mm ऑफ Hg का वैक्यूम होता है, जिसमें 5.5 सेंटीमीटर्स की एक विंडो होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक्सरे चेस्ट के एक्सरे के लिए रोगी विकिरण से प्रभावित होता है। मतलब एक चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, इसमें पेशेंट को कितना रेडिएशन लग रहा है, ये इसका माप है। ठीक ना, एक चेस्ट एक्सरे करने पे जो पेशेंट को रेडिएशन लगता है, वो रेडिएशन लगता है 5 रेड। कितना? 5 रेड लगता है। सेकेंड नंबर पे है एक्सरे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही है एक्सरे की स्पीड। एक्सरे ट्रेवल करते हैं, एक्सरे जो ट्रेवल करती है वो लाइट स्पीड से करती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। थर्ड नंबर पे है एक्सरे हैव एक्सरे वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रम, 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रम हैविंग एनर्जी लेवल ऑफ 20 keV to 120 keV। मतलब 25 से 125 keV में जो हमारे यहाँ वेवलेंथ होती है एक्सरे की, वो होती है 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रम होती है। ठीक ना। यही यूजुअल जो होता है रेडियोग्राफी में, एक्सरे मशीन में इसी रेंज का उपयोग होता है। 25 से 125 keV का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारी जो वेवलेंथ कितनी होती है एक्सरे की वेवलेंथ 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रम होती है। ठीक ना। ईसीजी देखते हैं, हालांकि है नहीं हमारे चैप्टर में ईसीजी, लेकिन कुछ पेपर में आया हुआ है इसलिए देख लेते हैं। बेसिक है, कुछ नहीं है। ईसीजी इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक ना। ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो, जी फॉर ग्राफी। ठीक है ना। इसमें जो होती हैं, जो वेव होती हैं, उनको देखते हैं। 5 नंबर पे देखो पी है, पी। 6 नंबर पे QRS है, 7 नंबर पे टी है, और 8 नंबर पे यू है। इनके नाम होते हैं। पी जो है वो है एट्रियल डेपोलराइजेशन, QRS जो है वेंट्रिकुलर डेपोलराइजेशन, टी है वेंट्रिकुलर रेपोलराइजेशन, और यू है पेपिलरी मसल्स रेपोलराइजेशन। अब इसमें जो देखने वाली चीज है वो है डेपोलराइजेशन और रेपोलराइजेशन। ये कंफ्यूज करता है और इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं PQRS शुरू के जो 4 हैं वो क्या हो रहे हैं, डेपोलराइजेशन हो रहा है। P सिंगल है, QRS साथ में है, T सिंगल है, U सिंगल है। T और U जो आखिरी का है रेपोलराइजेशन है। ठीक है ना। अब इसको ऐसे याद कर लेते हैं अपन कि जो जिसके साथ उप लग जाता है वो छोटा हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री बड़ा होता है, उप प्रधानमंत्री छोटा होता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो बड़ा है PQRS बड़े हैं, इसमें चार वर्ड आ रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं डेपोलराइजेशन। ठीक है ना। और इसमें री और लग गया है रेपोलराइजेशन। रेपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, TQ, ये छोटा है। ठीक है, तो बाद में क्या आ रहा है PQRS के बाद TU आ रहा है। ठीक, इसके बाद देखते हैं 9 नंबर पे देखते हैं ब्लड वॉल्यूम इज 75 to 80 ml ऑफ kg ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का ये बॉडी वेट का 75 से 80 ml पर kg होता है हमारा कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। 10 नंबर पे देखते हैं बीपी देखो, बीपी 80 mm Hg ऑफ डायस्टोलिक, ये डायस्टोलिक, और 120 mm Hg ऑफ सिस्टोलिक। जो हमने ऊपर बताया था, सिस्टोलिक मतलब 120 बड़ा है और उससे छोटा है। इसमें सिस्टोलिक के साथ डाय और लग गया है, तो इसको हम छोटा देख देंगे 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहीं से बनता है कि 80 जो बीपी है 80 mm है, ये डायस्टोलिक है या सिस्टोलिक है। जो 120 है सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था किडनी कि प्रत्येक किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी है। लगभग 150 ग्राम की किडनी होती है, जो 12th थोरेसिक से 3rd लंबर वर्टिब्रा तक स्थित होती है। क्या है, प्रत्येक किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 150 ग्राम की किडनी, लगभग 150 ग्राम की, जो कि
T12 से 12th थोरेसिक से 3rd लंबर वर्टिब्रा तक स्थित होती है। याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है KOB का क्वेश्चन बार बार हमारे पेपर में आ रहा है। 3-4 क्वेश्चन आप पेपर आप उठा के देखें, KOB कहीं भी मिल जाता है और KOB में कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको यूरिनरी ब्लैडर भी देखा हमने, यूरेटर भी देखे, तो सारी वैल्यू याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन का सिद्धांत। प्रोटेक्शन का सिद्धांत, तो प्रोटेक्शन का सिद्धांत देखते हैं। प्रोटेक्शन का सिद्धांत कहता है प्रोटेक्शन कैसे होगा, सोर्स से दूरी बढ़ाकर। पहला, सोर्स से दूरी बढ़ाकर, उचित प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग करके और एक्सपोजर का टाइम कम करके। सोर्स से दूरी बढ़ाकर का मतलब ये होगा कि जब आप एक्सरे शूट करते हैं तो एक्सरे शूट करने के लिए जो एक्सपोजर एक्सरे ट्यूब होती है वहाँ से लेकर 2 मीटर की दूरी पर हमने क्या देखा था कि लेड बैरियर रखा रहता है। तो जितनी दूरी रहेगी उतना अपन स्कैटर्ड रेडिएशन से बचेंगे। तो सोर्स से दूरी बढ़ाकर उचित प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग करके, या तो लेड बैरियर हो, लेड एप्रॉन हो, इनका उपयोग करके, एक्सपोजर टाइम कम करके। मिनिमम एक्सपोजर टाइम करना है, उसके लिए बीम कॉलिमेट करें तो आपका कम रेडिएशन में अच्छा रेडियोग्राफ प्राप्त होगा। और क्या बोलते हैं, आप मिनिमम मतलब बेटर पोजीशन लेंगे, बेटर एक्सपोजर देंगे, तो उसमें आपको रिपीट एक्सरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपका प्रोटेक्शन एक्सपोजर टाइम कम हो जाएगा। प्रोटेक्शन डिवाइस क्या क्या है ये देखते हैं। प्रोटेक्शन डिवाइस ये हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस ये हैं कि प्रोटेक्टिव बैरियर 1.5 mm लेड इक्विवेलेंट होता है। ट्यूब से कम 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए प्रोटेक्टिव बैरियर को। और प्रोटेक्टिव एप्रॉन है 0.25 mm लेड इक्विवेलेंट होता है प्रोटेक्टिव एप्रॉन। और यूजुअली FFD 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक ना। तो क्या देखा, पहला प्रोटेक्टिव बैरियर क्या है, 1.5 mm लेड इक्विवेलेंट, 2 मीटर की दूरी होना चाहिए ट्यूब से। प्रोटेक्टिव एप्रॉन जो है वो है 0.25 mm लेड इक्विवेलेंट होना चाहिए। और यूजुअली FFD फिल्म फोकस डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिल्म फोकस डिस्टेंस FFD 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। यूज होती है, मतलब अलग अलग एक्सरे में अलग अलग FFD होती है, लेकिन यूजुअली 100 सेंटीमीटर FFD होती है, ठीक है।